बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। 5 रोज़ के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके साथ रब्ता बहाल हो रहा है। इस वीडियो का थंबनेल आप देख चुके हैं। इंतहाई अहम तफसीलात हैं अफ़गानिस्तान से। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर हमला किया है, उसको निशाना बनाया है और इस वाक़े ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं कि उनके लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन अब तंग पड़ने लगी है और शायद अब उनके सफारती अमले और शहरियों को अफ़गानिस्तान से चले जाना चाहिए। इवैक्यूएशन प्लान तरतीब दिया जा रहा है। सुब्रमण्यम जयशंकर, भारत के वज़ीर ख़ारिजा, इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस सारे मामले पर और गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ में जो अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं इंतहाई अहम, आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि ये वीडियो मैं सदीक जान साहब पर गवादर में होने वाले हमले के बाद पहली वीडियो कर रहा हूँ, तो इस मामले पर चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है, कुछ सवालात जो है वो सामने रख दूंगा मैं आपके, क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो शायद इस वाक़े से जुड़ी जो तफसीलात हैं शायद उसका सिर्फ 20% आप कह सकते हैं कि शायद 20% हो। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज़ की, वन साइडेड स्टोरीज़ की। सदीक जान साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा, ज़ाहिर है कि उसको भी आप वन साइडेड मौक़िफ़ कहेंगे क्योंकि ये सदीक जान साहब का मौक़िफ़ है। मैं पहले आपके सामने जो है वो कुछ वजाहत रख देता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर मेरी वीडियोस, पुरानी वीडियोस के ऊपर उसके कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे से सवालात किए। मेरे ऊपर एतराज़ भी उठाया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं गवादर में जब सदीक जान साहब के साथ मौजूद था जिस वक्त ये वाक़या हो रहा था और अरशद शरीफ अपने 3 मज़ीद अकॉम्प्लिसेस जो उनके साथ मौजूद थे उनके साथ मिलकर सदीक जान को ज़दोकोब कर रहे थे, तो मुझे बीच बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए थी, सदीक जान को बचाना चाहिए था। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद मुझे जवाबन जो है वो कोई हमला कर देना चाहिए था। खैर, इस मामले पर 2 चीज़ें। एक तो ये कि मैं गवादर से तकरीबन 2032 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में मौजूद था जिस वक्त ये वाक़या हुआ। मैं सदीक जान साहब के साथ वहाँ पर मौजूद नहीं था, लिहाजा मेरे लिए फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं था कि मैं इस हमले को रोकने की कोशिश करता कि उनको तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। इस मामले में मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं सदीक जान साहब के साथ खड़ा हूँ, इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। ये शर्मनाक, अफसोसनाक वाक़या है और ये एक बदनुमा दाग के तौर पर अरशद शरीफ साहब के करियर पर हमेशा मौजूद रहेगा कि उन्होंने इस किस्म की हरकत की जो हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी। लोगों का अपना अपना ज़र्फ़ है, किसने इसकी मज़म्मत की, किसने नहीं की, वो सारी तफसील लोग बात कर चुके हैं। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा किया गया कि मैं जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद खामोश क्यों रहा, मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। ज़ाहिर है कि बात जो है वो करनी चाहिए थी। बात ना करने की वजह यह है कि सदीक जान साहब जब ये वाक़या हुआ उस वक्त दरअसल मुझे इसका इल्म इस वजह से उसी वक्त हो गया क्योंकि मैं टेलीफोन कॉल पर अदील वड़ाइच साहब के साथ उस वक्त गुफ्तगू कर रहा था जिस वक्त ये वाक़या शुरू हुआ है। और अदील वड़ाइच साहब मुझे बता रहे थे कि वो इस वक्त जो है वो सदीक जान अभी खाना ख़त्म कर रहे हैं और अदील वड़ाइच ने कहा कि मेरा सामान इसी हॉल के दूसरे कोने पर पड़ा हुआ है। वो अपने मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो मेरे साथ अभी गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक अजीब व गरीब किस्म की टेलीफोन कॉल पर आवाज़ें आने लगी और अदील वड़ाइच का एक ही जुमला मैं सुन पाया, ओए लड़ाई हो गई है। यही मैंने जुमला सुना। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल मैं ब्लैंक था। कॉल ज़ाहिर है कि मैंने कुछ देर के बाद बंद कर दी। 10 से 12 सेकंड के बाद जब मुझे समझ नहीं आ रही थी, आई थॉट कि वहाँ पर किसी की लड़ाई हो गई है। किसकी हुई मेरे इल्म में नहीं था। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मेरी वड़ाइच साहब से दोबारा बात हुई और मुझे मालूम हुआ कि किस किस्म का अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर हुआ चाइना बिज़नेस सेंटर गवादर में। उसके बाद सदीक जान साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे मना किया कि आप, मैं और अदील वड़ाइच, बेसिकली जो शहर इक़्तिदार की टीम है, वो इस मामले पर कोई बात नहीं करेगी जब तक सदीक जान वापस इस्लामाबाद नहीं पहुंच जाते और ख़ुद इसके हवाले से बात नहीं कर लेते। उस वक्त तक हम 2 लोग खामोश रहेंगे। अब क्योंकि ये सदीक जान साहब के साथ वाक़या पेश आया था, अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत क्या कह सकता है बंदा, जो है वो उस वजह से खामोश रहना पड़ा क्योंकि दोस्त है, दोस्त की ख्वाहिश का एहतराम करना ज़रूरी है। मैंने उसके हवाले से गुफ्तगू नहीं की और जैसे ही उन्होंने इस्लामाबाद वापस लैंड किया, ट्विटर के ऊपर मैंने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया। मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। बहुत सारे लोग इसके उज़्र बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि मारना जायज़ था, उसकी ये वजह है। कुछ कहानी आपके सामने है, उसमें कुछ सवालात ऐड कर देता हूँ। जो दूसरी साइड है, अरशद शरीफ के जो दोस्त हैं, अरशद शरीफ साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है और गुज़श्ता साल जुलाई के महीने में जिस वक्त इस लड़ाई जो है ये उरूज पर पहुँची, उस वक्त तक जो है वो मैं दोनों जानिब सबके साथ राब्ते में था।
मेरी अक्सर मुलाकातें होती रही अरशद शरीफ साहब के साथ, उनकी टीम के दूसरे लोगों के साथ, और ये वाक़या जो है वो फ्लेयर अप हुआ। इसमें चंद किरदार हैं जिन्होंने शायद अरशद शरीफ साहब को मजबूर किया और इस मकाम पर लाए जहाँ पर उन्होंने ये किया। ये नहीं होना चाहिए था। इसमें कुछ सवालात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो मौक़िफ़ सामने आया कि मारा इस वजह से गया क्योंकि सदीक़ जान ने एक वीडियो की जिसमें उन्होंने ज़ाती हमले किए और जो ऐसी गुफ्तगू की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी उनकी फ़ैमिली के हवाले से। सदीक़ जान साहब ने उसके ऊपर अपनी वजाहत पेश कर दिया है, मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन एक पहलू जिसके ऊपर सब ने गुफ्तगू की कि उन्हें सदीक़ जान साहब को एक कत्ल के मुकदमे में अपना कोई ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ और इसी वजह से मैं भी इस सारे मामले में एक हिस्सा बन गया। अदील वड़ाई साहब इसके ऐनी शाहिद हैं। इस सारे मामले में सिर्फ सदीक़ जान नहीं, सदीक़ जान समेत 5 मज़ीद लोगों को, सदीक़ जान और 5 मज़ीद लोगों को, कुल मिलाकर 6 लोगों को कत्ल के मुकदमे में शामिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई गई किसी भी वजह से, किसी भी बुनियाद पर। अब बात यह है कि ज़ाहिर है कि ये भी सवाल मौजूद है कि बिला वजह तो कोई किसी को इस कत्ल के मुकदमे में शामिल करने की कोशिश नहीं कर सकता था। उसकी भी एक वजह मौजूद है। मार्च के महीने में क्या हुआ, जिस वक्त कोरोना वायरस आया था, उस वक्त क्या ऐसा वाक़या हुआ था जिसकी वजह से सदीक़ जान और उनके दोस्तों के हवाले से एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट मौजूद थी। अच्छा, वो रिजेंटमेंट भी सिर्फ इस वजह से नहीं, उसके भी बैकग्राउंड में 5 से 6 मज़ीद ऐसे वाक़यात हैं और ये एक तसलसल है उन वाक़यात का जिससे ये सारी बात, ये लड़ाई इस नहज पर पहुँची। इट गॉट डर्टियर बाय द डे, और जिस मकाम पर पहुंच चुकी है उस पर मैं इस हवाले से कम खुश हूँ कि सदीक़ जान ने अपनी वीडियो में ये ज़रूर कह दिया कि वो इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते, वो अपने काम पर तवज्जो देना चाहते हैं और इस हवाले से वो मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे। अपनी वजाहत, इस वाक़े की तफसील उन्होंने सामने रख दी है। अब दूसरी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि अब वजूहात बताई जाएँ, कोशिश की जाए कि जस्टिफ़ाई किया जाए। और ज़ाहिर है कि जब आप जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं अपने किसी एक्शन को, इसका मतलब यह है कि आप में यह एहसास ज़रूर कहीं ना कहीं पनप रहा है कि आपसे जो इंतहाई इक़दाम उठाया गया शायद वो नहीं उठाना चाहिए था। अगर उठा भी लिया तो अब उसको जस्टिफ़ाई करना ज़रूरी है क्योंकि लोग सख्त उसको नापसंद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मज़ीद मैं इस वाक़े के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। बात कर लेते हैं अब अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर तालिबान ने भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। क्या पैगाम दिया गया? आपको मालूम है कि गुज़श्ता 20 साल से भारत ने बड़ी सरमायाकारी की है अफ़गानिस्तान में। मकसद यह है कि मशरक़ी सरहद पर भारत ख़ुद मौजूद है पाकिस्तान के, इसको गैर महफूज रखा जाए और साथ के साथ जो मगरबी सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ मिलने वाली उसको भी गैर महफूज बना दिया जाए। इसके लिए बड़ी सरमायाकारी की गई। साथ ही ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटजिक एनसर्कलमेंट है, जोग्राफियाई नाकाबंदी, इसके लिए यकीनी बनाया जाए कि काबुल में बैठी हुई हुकूमत पाकिस्तान के लिए फेवरेबल ना हो। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो है भारत का प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके और नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस NDS अफगानिस्तान की, उसके दरमियान रवाबित मौजूद हैं। भारत ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। जो सरकारी आदादोशुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत की जानिब से अफगानिस्तान में की गई है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो वेस्टर्न मगरबी सूबा है अफ़गानिस्तान का, हिरात की सरहद मिलती है ईरान के साथ। यहाँ पर एक दरिया बहता है, हारी रिवर। हारी रिवर के ऊपर 10 साल का अरसा लगाकर $275 मिलियन की खतीर रकम लगाकर एक डैम बनाया गया। इसको सलमा डैम कहते हैं। इसका नाम जो है इसको साथ ही अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। 10 साल के अरसे के में ये तामीर हुआ और खामा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसकी फिर इनाग्रेशन जो है वो नरेंद्र मोदी इसकी इफ्तिताई तकरीब में ख़ुद गए, उन्होंने और अशरफ गनी ने मिलकर इसका इफ्तिताह किया। भारत इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत ने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसका आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि तकरीबन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 640 मिलियन क्यूबिक मीटर बनती है और 2 लाख एकड़ रकबे को, जो हिरात प्रोविंस का चिश्ती शरीफ ज़िला है वहाँ से लेकर ईरान बॉर्डर पर मौजूद जुल्फ़िकार एरिया, उस तमाम इलाके को ये सैराब करता है। इस प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है
और इसका पैगाम क्या दिया गया, आप इसको ज़रा अगर आप समझने की कोशिश करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत तालिबान के साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत के एसेट्स हैं, भारत के मफादात हैं अफ़गानिस्तान में, उनको निशाना ना बनाया जाए। ये एक और मिसाल है कि जैसे जिसके बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि तालिबान और भारत के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, मामलात सीधे नहीं हुए, तय नहीं पाए। और ये एक पैगाम है भारत के लिए कि भारत और भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, भारत के जो एसेट्स हैं अफ़गानिस्तान में, वो गैर महफूज हैं। अब हमला जो हुआ उसमें जो खामा न्यूज़ एजेंसी ने और फिर अफ़गानिस्तान के भारत के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसकी जो डैम है, इस डैम के रास्ते में जो बिल्कुल इस डैम के करीब मौजूद पिकेट है, उस पर मौजूद तकरीबन जो 16 सिक्योरिटी एहलकार थे उनको मार दिया गया। डैम का कुछ इक्विपमेंट जो है वो कब्ज़े में ले लिया गया, लेकिन डैम पर कब्ज़ा नहीं किया गया तालिबान की तरफ से। यह अटैक हुआ और उसके बाद तालिबान जो है वो, क्योंकि मज़ीद सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद थी और लड़ाई बढ़ सकती थी, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। ये जो हमला हुआ इसमें 16 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो मारे गए, अपनी जान से हाथ धोना पड़ी उनको। और इस वाक़े के ज़रिए दिल्ली के तक ये पैगाम पहुंच गया कि भारत और भारत के शहरी, भारत के मंसूबे, प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान में अब गैर महफूज हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अभी एक रिसेंटली अपॉइंटेड एनवॉय हैं, जो एम्बेसडर हैं अफ़गानिस्तान के दिल्ली में, फ़रीद मामून से, उनको बुलाया गया। जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है उनका, प्रेसिडेंट हाउस वहाँ पर मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मौजूद है, सेक्रेटेरिएट मौजूद है, अहम दफ्तर, वहाँ पर साउथ ब्लॉक में बुलाया गया। उनकी मुलाकात हुई भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला से। और जो भारत में कुछ जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, फॉरेन अफेयर्स उनकी कवर करते हैं, उनके मुताबिक हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं उन्होंने ज़ाहिर है कि एक अपने ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन साथ ही जो अपना वहाँ पर स्टाफ मौजूद है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से और जो सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त अफ़गानिस्तान में चल रही है उस पर ब्रीफिंग भी ली है जो अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं फ़रीद मामून से। और उनसे जो है ये कहा गया है कि जो वहाँ पर मौजूद शहरी हैं भारत के और सफारती अमला है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अब दो चीज़ें हो रही हैं अफ़गानिस्तान में। एक तो बहुत सारी इतलात ऐसी आ रही हैं कि ईरान समेत मुख्तलिफ़ मुल्कों ने अपने कॉन्सुलेट्स को बंद करना शुरू कर दिया है, अपने शहरियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, और जो वहाँ पर जो सफारती अमला मौजूद है उसको यह हिदायत दी गई है कि वो अब बिल्कुल भी सफ़र करने से गुरेज करें। और जो तालिबान के गेंस हैं उनकी बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है कि वो सिक्योरिटी फ़राहम करने की सलाहियत रखती है। अब इस का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा, अफ़गानिस्तान में कंप्लीट केओस की तरफ चला जाएगा और तालिबान को लगेगा कि अब जबकि गैर मुल्की सफारत खाने, शहरी यहाँ से जा चुके हैं, इसका मतलब ये है कि तालिबान को अब खुली छूट मिल गई है कि वो अफ़गानिस्तान में जो मर्ज़ी करें, और एक पैनिक क्रिएट होगा, एक अदम एतमाद बढ़ेगा, और जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान की वो भी अपना कॉन्फिडेंस मुकम्मल तौर पर लूज़ कर जाएगी। इस वजह से यह ऐलान नहीं किया जा रहा। और भारतीय मीडिया मुसलसल ये दावे कर रहा है, बावजूद इसके कि जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने डिनाई किया कि हमने अभी प्लान ऐसा नहीं बनाया कि अपने सफारत खाने और कॉन्सुलेट्स को बंद कर दिया जाए, शहरियों को वापस बुला लिया जाए। उसके बावजूद उनका मीडिया ये दावा कर रहा है कि पूरा इसके हवाले से प्लान बन चुका है। इवैक्यूएशन का जो तकरीबन 3106 सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारतीय शहरी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनको वापस लाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। और ये प्लान जैसे ही सिक्योरिटी सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता बिगड़ती है, इसको इनेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से जो अपने शहरी हैं उनको वापस बुला लिया जाएगा। अब ये भारत के लिए एक बड़ा सख्त पैगाम है। ये जिस किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि तालिबान जो हैं वो गेन कर रहे हैं और भारत के साथ जो भारत ने गुज़श्ता 30 साल में रवैया तालिबान के साथ रखा वो उसको नहीं बुलाएंगे। साथ के साथ इस वक्त अफ़गानिस्तान में बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त वीडियो बहुत तवील हो चुकी है। जो मशरक़ी साइड है ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलती है, वहाँ पर क्या चल रहा है। मगरबी साइड पर जो ईरान के साथ जो सूबे मिलते हैं, एरियाज़ मिलते हैं वहाँ पर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल इस वक्त ख़राब है
और तालिबान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर उनके गेन्स बहुत ज़्यादा हैं और वो एक राइजिंग, एक बढ़ती हुई कुव्वत के तौर पर नज़र आ रहे हैं। वो बनते हैं शुमाली इलाका जात अफ़गानिस्तान के बदख्शां प्रोविंस है जो उनका सूबा है, इसी तरह कुंदूज शहर है, ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर करने वाले एरियाज़, वहाँ के हवाले से बहुत सारी इतलात हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा बात जो परेशान कुन होनी चाहिए वो ये कि बग़ैर लड़ाई के जो बदख्शां है वहाँ पर ये कहा जाता है कि सिर्फ 10 में से 2 अज़ला, 10 अज़ला जिनके ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा किया, सिर्फ 2 अज़ला में उनको रेजिस्टेंस मिली। इसकी बहुत अहम तफसीलात हैं। ताजिकिस्तान क्या कर रहा है, रूस इस हवाले से क्या कर रहा है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में क्विकली क्लोज डाउन करने से पहले सुब्रमण्यम जयशंकर क्या कर रहे हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा वो निकले तेहरान, वो मौजूद हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो मॉस्को पहुँच चुके होंगे। तेहरान जाने का उनका मकसद ज़ाहिर है कि टॉप ऑफ द एजेंडा तालिबान की जो विक्ट्री गेन्स जिस किस्म के वो कर रहा है उसको डिस्कस करना है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, उनकी मुलाकात हुई है 2 लोगों से वहाँ पर, एक जवाद ज़रीफ़ जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं और इस वक्त वो होस्ट भी कर रहे हैं तालिबान और अफ़गान एक डेलीगेशन, उनके दरमियान एक मुलाकात भी हुई है तेहरान में जो उनका वज़ारत ख़ारजा है वहाँ पर। और उनके साथ मुलाकात के साथ साथ जो नए उनके सदर हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, अभी उन्होंने मनसब नहीं संभाला, इब्राहिम रईसी, उनके साथ मुलाकात हुई है। नरेंद्र मोदी का उन्होंने पैगाम पहुंचाया है। भारत इस वक्त तमाम जो अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं सवाए पाकिस्तान को उनको इंगेज कर रहा है। यहाँ से वो परवाज़ भरेंगे, पहुँचेंगे मॉस्को और सरगई लावरोव जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ बैठकर कोशिश करेंगे कि जो जिस किस्म का सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें रूस और भारत की जो हिकमत अमली है अफ़गानिस्तान के हवाले से उसमें हम आहंगी पैदा की जाए। ये एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर इस खित्ते के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान और रूस के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी मौजूद है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। लेट्स सी कि जो सुब्रमण्यम जयशंकर गए हैं ईरान का दौरे का और फिर उसके बाद रूस के दौरे का एग्जैक्टली क्या नतीजा निकलता है। कल मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये जो एरियाज़ हैं इनके साथ जो बॉर्डर मिलता है वहाँ पर क्या चल रहा है अफ़गानिस्तान में और इसके हवाले से रूस क्या कर रहा है, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रख दूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।